SARE Foundation for the Blind. हमने ज्वाइन किया। ये वेबिनार आपके लिए डिज़ाइन किया गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप किस तरह गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने में ब्लाइंड्स को क्या किन दुश्वारियों का सामना होता है और उन दुश्वारियों से कैसे नबर्द आजमा हुआ जा सकता है। हमारे आज के वेबिनार के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हमारे मेन स्पीकर मोहम्मद ज़ुहैब हसन आपको आगाह करेंगे कि किस तरह आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनसे इन टच रह सकते हैं, उन पर जाके जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलात को आप ओवरकम कर सकते हैं और कौन-कौन सी जगहें हैं जिधर आपको गवर्नमेंट जॉब की एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिल सकती हैं। इन सब मौज़ूआत पर इंशाल्लाह हमारे मेन स्पीकर ज़ुहैब हसन पहले हिस्से के अंदर रोशनी डालेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम आपको अपने गेस्ट से मुलाकात करवाएंगे। इन गेस्ट के अंदर हमारे पास ऐसे ब्लाइंड ब्लाइंड गेस्ट मौजूद होंगे जो कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए न सिर्फ पीपीएससी को पास किया बल्कि अब इस टाइम बहुत अच्छे ओहदों पर वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने दूसरे हिस्से के अंदर मुमताज़ यूट्यूबर जो कि जीके की तैयारी भी करवाते हैं उनसे भी मिलेंगे। वो आपको बताएंगे कि आप किन सोर्सेज से जाके अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जो आपका एग्ज़ाम आता है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरे हिस्से के अंदर इंशाल्लाह हम आपके सवालात को भी लेंगे। मैं अब फ्लोर को ज़ुहैब हसन जो हमारे मेन स्पीकर हैं उनकी तरफ मुंतकिल करता हूँ। वो अब आपसे इंशाल्लाह मुखातिब होंगे। जी मिस्टर ज़ुहैब हसन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपको SARE फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के वेबिनार प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो सेमिनार है जैसे फुरकान ने बताया तो हम सब जब अपनी स्टडी शुरू करते हैं जब हम थोड़ा शौर ले लेते हैं हमें समझ बूझ आ जाती है तो हम अपनी स्टडीज का एक पर्पस सेट करते हैं, सोचते हैं कि मैं पढ़ के ये बनूंगा और मैं पढ़ के फलाना काम करूँ। देखा जाए तो हमारी स्टडीज का हुसूल बेसिक तो ये है कि हम शऊर हासिल कर सकें और सेकंड नंबर पे कि हम बरसगरे रोजगार हो सके, हम कुछ कमाने वाले बन जाए। जब कमाने की बात आती है तो 2 तरीके से बात हो सकती है कि या तो पढ़ लिख के हम कोई बिजनेस करें या हम कोई सरकारी जॉब हासिल करें। बेसिकली ये सेमिनार ब्लाइंड के लिए है तो उसी की बैकग्राउंड में पस मंजर में हम बात करेंगे कि ब्लाइंड लोग रिसर्च ये कहती है कि जो हमारा बिजनेस की बात है कि अगर कोई ब्लाइंड बंदा बिजनेस आई अपोलोजाइज, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिएगा कि ये आपकी वॉइस की डिस्टॉर्शन सिर्फ मेरी साइड पर है कि बाकियों को भी इसी तरह महसूस हो रहा है? नहीं फुरकान ऐसा ही है, इस माइक का थोड़ा सा इशू है ज़ेब का ना आवाज। जरा माइक देखिएगा अपना, माइक देखिएगा। आ रही है अभी आपकी आवाज ठीक नहीं आ आप रही। बताएं जरा, अब डिस्टॉर्शन है कि नहीं? नहीं, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरा ख्याल है आपने कोई हैंड फ्री लगाई है या हेडफोन लगाया है और जिसकी वजह से आपकी आवाज जो है ना वो कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं डेटा स्विच करता हूँ। शुरू से बिल्कुल क्लियर नहीं थी। नहीं, शुरू से ही क्लियर नहीं है आपकी मतलब
जब हम टेस्ट कर रहे थे तब तो आपकी आवाज क्लियर थी, लेकिन अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। थोड़ा सा मुझे 30 सेकेंड दें। जी प्लीज। बैकग्राउंड में शोर तो नहीं आ रहा? नहीं, बैकग्राउंड में शोर नहीं आ रहा। अब बेहतर हुई है आवाज? अब बेहतर है, बेहतर है। जहां पे मेरी आवाज आपको लगे कि बेहतर नहीं है, और ये आप लोगों ने मुझे इंटरप्ट करना है, क्योंकि आप इसको इंटरेक्टिव बनाना है सेशन को, और इसमें आवाज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये ये किसी का अच्छा, तो माइक ऑन है। वो वसीम ऑफ कर दो। अच्छा, शुरू से मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। आप सबको सीयर फाउंडेशन के वेबिनार प्लेटफॉर्म पे मैं खुशामदीद करता हूँ। जैसे फुरकान ने बात की कि हमारा आज जो वेबिनार है, इसका जो टॉपिक है, फ्रॉम प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इन अ गवर्नमेंट जॉब। तो जब भी हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत हमें शऊर आता है जो स्टडीज के साथ साथ, तो हमारे जहन में सवाल उठता है कि हम पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद क्या करेंगे। मैं ये बनूंगा, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता है मैं ऑफिसर बनूंगा, कोई कहता है मेरा अपना बिजनेस होगा। तो होता भी ऐसा है कि पढ़ाई करने के दो ही मेन मकासद होते हैं। एक, कि हम शऊर हासिल कर सकें, हम चीज़ों को समझ सकें। दूसरा, कि हम इस पढ़ाई की बदौलत बसरे रोजगार हो सकें। तो रोजगार की जहां तक बात है, तो जाहिर बात है ये सेमिनार ब्लाइंड के रिलेटेड है। हम इसी पस मंजर में बात करेंगे कि या पढ़ाई करके हम बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तलाश में निकलते हैं। रिसर्च ये शो करती है, ब्लाइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ब्लाइंड लोग जो बिजनेस करने के काबिल होते हैं या जो जिनके पास बिजनेस की डिग्री होती है। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक ऐसे लोग जो फाइनेंशियली इतना स्टेटस रखते हैं ब्लाइंड लोग कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, उनको अपनी फैमिली बिजनेस में फाइनेंस करे, उनके लिए तो इशू नहीं है। ये 0.something% की तादाद है 100 में से जो इस तरह की फैमिली से ब्लाइंड लोग ताल्लुक रखते हैं। दूसरे नंबर पे वो ब्लाइंड लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस मॉडल को फाइनेंस करवाना चाहते हैं किसी कंपनी से या किसी बिजनेसमैन से। वो जब अपना बिजनेस मॉडल लेके जाते हैं तो वहां पे एक्सेप्टेंस ना होने के बराबर होती है, क्योंकि इससे पहले ब्लाइंड का जो बिजनेस है उसकी कोई ज्यादा मिसालें नहीं मिलती। वो हमारे पाकिस्तान में तो एक दो लोगों के अलावा आज तक ब्लाइंड लोग बिजनेस में नहीं आए। तो फोकस फिर हमारा जो ब्लाइंड लोगों का हो जाता है वो गवर्नमेंट की जॉब पे हो जाता है, कि गवर्नमेंट की जॉब कैसे हासिल की जाए, कैसे हम गवर्नमेंट की अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये वेबिनार गवर्नमेंट की जॉब के बारे में, कि एक ब्लाइंड बंदा जिसकी तालीम इंटरमीडिएट या इससे ज्यादा है, वो गवर्नमेंट की जॉब कैसे हासिल कर सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब पे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में होंगे। किसी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया होगा, किसी को अच्छी डायरेक्शन मिल गई होगी कि वो जॉब की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन आज हम इस सेमिनार वेबिनार में आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए आपको किन उसूलों पे कायम रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब आपको कैसे मिल सकती है, और गवर्नमेंट जॉब का आपको पता कैसे चलेगा। सबसे पहले हम जॉब्स की बात कर लेते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना फुरकान? जी आपकी आवाज खासी क्लियर है, लेकिन आपके ना एक अजीब सा बैकग्राउंड में कुछ डिस्टॉर्शन सी आ रही है। बाकी आपकी आवाज क्लियर है। ये अगर खत्म हो गई बैकग्राउंड से, बिल्कुल अब ठीक है। अब तो मैंने हर चीज बिल्कुल मैंने अब ठीक। साइलेंट कर दी। अच्छा जी, सबसे पहले जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जॉब्स होती कितने किस्म की हैं अमूमन हम लोगों के लिए। देखिए, दो तरह की जॉब की टाइप्स हैं। वैसे तो नेचर बहुत सारी है जॉब की, नेचर के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम टाइप के ऊपर बात करते हैं।
दो तरह की टाइप्स हमारे पास जॉब्स की मौजूद हैं, एक सब्जेक्ट बेस, एक जनरल नॉलेज बेस। अब सब्जेक्ट बेस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया होगा उसी के रिलेटेड जॉब आएगी, चाहे वो लेक्चरशिप किया है, चाहे वो इंजीनियरिंग किया है, या चाहे किसी और फील्ड किया, लेकिन आप चाहे लॉ किया है, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आती है। इस पे उसी सब्जेक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी रेलेवेंट डिग्री है उस सब्जेक्ट में। और नंबर 2, जनरल नॉलेज बेस्ड जॉब। ये ऐसी जॉब है जिसमें डिग्री की कैद नहीं है, आपके पास किसी भी डिसिप्लिन की डिग्री है, उर्दू है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। सिर्फ आपके पास मिनिमम बीए की, एमए की डिग्रीज होनी चाहिए। पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते। देखें, पहली बात यह कि सब्जेक्ट बेस्ड जॉब्स बहुत कम आती हैं, कि साल में हो जाए तो इक्का दुक्का एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर बाजों का 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंग्लिश की जॉब लास्ट टाइम 2020-21 में आई थी, अब देखें 25 आ गया, अभी तक कोई नहीं है। उर्दू का भी ऐसे ही है, बाकी स्पेशल एजुकेशन के भी देख लें तो 2020 में आई थी, उसके बाद ये अभी 2024 में आई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो होता है क्या कि हमारे जो ब्लाइंड लोग हैं वो अपने सब्जेक्ट की खातिर किसी और फील्ड में भी नहीं जाते, वो 4-4 साल 5-5 साल वेट करते हैं, और जब जॉब्स आती हैं वो 50-60 या ज्यादा 100 या ज्यादा 200 जॉब्स होती हैं। अब आप देखें कि एक सब्जेक्ट की जॉब अगर 5 या 4 साल बाद आ रही है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हर यूनिवर्सिटी हर साल मिनिमम 50 कैंडिडेट्स निकालती है बीएस लेवल पे। बीएस का बता रहा हूँ, एमफिल पीएचडी के मैं नहीं बता रहा। तो उस पर कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि एग्जांपल दें कि 2020-21 में जब इंग्लिश लेक्चरर की जॉब्स आई थी, 100 कुछ थी लड़कों की और 200 कुछ लड़कियों की थी, तो लड़कों की सीट पे 100 पे तकरीबन 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, और लड़कियों का भी यही था कि 13 से 15,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था। तो ये सारी बात तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट को जरूर टाइम दें। हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप अपना सब्जेक्ट छोड़ें, आप उसको जरूर टाइम दें, लेकिन जो जॉब्स फ्रीक्वेंटली तवातर से आती हैं, हर महीने में किसी ना किसी कमीशन के थ्रू, किसी ना किसी डिपार्टमेंट के थ्रू जनरल नॉलेज बेस्ड जॉब्स आती हैं। जनरल नॉलेज बेस्ड जॉब को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये ऐसी जॉब्स हैं जो कि जनरल नॉलेज के ऊपर बेस करती हैं। इस पे डिग्री की कोई हद नहीं है, आप चाहे बीए है या बीएस है, किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलोचिस्तान, फिर केपी, और फिर आजाद कश्मीर, इन सब का जो जनरल नॉलेज बेस्ड जॉब्स है इनका सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। तकरीबन 10 से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका ये मिक्सचर होती है, जिसमें आपकी एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन जॉब्स पे आपको हर महीने कमीशन, कोई ना कोई कमीशन आपको जॉब जरूर ऑफर करता है। अच्छा सॉरी और आपको इसमें थोड़ा यह हो इंटरप्ट गया किया है, अपने ये सब्जेक्ट्स बीच में जरा दोबारा रिपीट कर दें, कुछ आवाज जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। जी जी, वो बाद में हम इनको लिस्ट भी शेयर कर देंगे। जैसे मैंने जनरल नॉलेज बेस्ड जॉब्स की बात की, तो इसमें 10 से 12 सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होता है ये पेपर। इसमें क्या होता है कि आपकी एवरीडे साइंस जो आपकी जर्नल साइंस कहलाती है, जो आपने पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ी होती है। फिर आपका जनरल नॉलेज, इसमें वर्ल्ड जनरल नॉलेज, पूरी दुनिया के जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं। फिर आपकी इस्लामिक स्टडीज जो आप पढ़ते हैं पहली क्लास से बीए क्लास तक। फिर आपका पाकिस्तान स्टडीज जो आप एफए क्लास तक पढ़ते हैं पहली से लेके। फिर ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पूरी दुनिया के जो अफेयर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं वो। उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर,
इस्लामिक इंग्लिश, जो आप इंग्लिश बेसिक FA BA लेवल तक आप पढ़ते हैं, खासतौर ग्रामर को लेके, सिनोनिम एंटीनिम्स को लेके, एनालॉजी को लेके, इस तरह का पेपर आता है 100 नंबरों का। तो इस जॉब में हम आपको इसलिए जोर दे रहे कि ये हर महीना किसी ना किसी कमीशन में आती रहती है, और इसमें चांस भी होता है कि एक सीट नहीं आई, दूसरी सीट आ गई, एक डिपार्टमेंट में नहीं हुई, दूसरे में आ गई, क्योंकि इसमें हर तरह की जॉब्स आती है, जूनियर क्लर्क की भी आती है, असिस्टेंट की भी आती है, स्टोर ऑफिसर की भी आती है, और भी काफी सारी जॉब्स हैं, नेचर डिफरेंट हो सकती है, डेजिग्नेशन, लेकिन जनरल नॉलेज का पेपर आपका सेम होता है, चाहे वो 11वें स्केल की हो, 16वें स्केल की हो, 17वें स्केल की हो, अगर वो जनरल नॉलेज बेस है तो उसका पेपर सेम होता है। अब करना क्या आप लोगों ने, आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक चेंज बहुत जरूरी है। कुरान पाक में भी है ना, दूसरे पारे की पहली आयत है कि जब किबला चेंज हुआ तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने चेंज किया। तो आप लोगों के लिए भी चेंज बहुत जरूरी है। चेंज इस तरह कि आपके सब्जेक्ट की जॉब नहीं आ रही तो आप 5 साल जाया तो नहीं ना कर सकते। आप वही टाइम अपने जनरल नॉलेज सब्जेक्ट को दें, तैयारी करें, डेली बेसिस पे पढ़ें। तो आपको कहीं न कहीं, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि अगर आप डेली 3 से 6 घंटे जो आप रेगुलर अपनी डिग्री की स्टडीज़ को देते रहे, अगर वही आप जनरल नॉलेज को दें अच्छे तरीके से और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, तो आप 1 साल के अंदर कोई ना कोई जॉब ज़रूर निकालेंगे। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने PPSC के तकरीबन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तकरीबन 30 से 32 जनरल नॉलेज बेस्ड टेस्ट दिए थे, जिनमें से मेरे 2 से 3 टेस्ट पास हुए थे और एक में सिलेक्शन हो गई थी। फिर वहाँ से छोड़ के मैं रिज़ाइन देके फेडरल गवर्नमेंट में मेरी एक स्पेशल एजुकेशन में जॉब हो गई, मैं वहाँ आ गया। तो बंदे को चेंज करते रहना चाहिए और तैयारी करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। ये आप कहेंगे जी आपने MA कर लिया, बस पढ़ लिया, आपको जॉब कोई देगा नहीं, कंपटीशन के बगैर जॉब कोई नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ चेंज करें, हम लोग कोटे का होनहार होते रहते हैं। कोटा ठीक है, अच्छी बात है, कोटा होना चाहिए, लेकिन दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पे या इंटेलिजेंस, टैलेंट के तौर पे ब्लाइंड लोग साइटेड से ज़्यादा अच्छा टैलेंट रखते हैं। उनको चीज़ें याद करने में, चीज़ें एक्सप्लेन करने में मैं समझता हूँ कि हम साइटेड के शाना-बशाना हैं। तो कोटा हो ना हो, आपको तो एक सीट चाहिए ना। वो ओपन मेरिट पे भी आप ले सकते हो। हमारे पास ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं हमारी कम्युनिटी में, जो लोग ओपन मेरिट पे जॉब क्वालिफ़ाई किया, उन्होंने जनरल नॉलेज बेस भी क्वालिफ़ाई किया और सब्जेक्ट बेस भी क्वालिफ़ाई किया। मेरी खुद जो जॉब है 17वें स्केल की, मैंने ओपन मेरिट पे क्वालिफ़ाई की। तो एक तो कोटे को छोड़े, कोटा होना चाहिए, मैं इस हक में हूँ, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोटे की अगर सीट नहीं आती तो आप लोग अप्लाई नहीं करते। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। तो आपने मेहनत करनी है, अपने सब्जेक्ट को ज़रूर टाइम दें, लेकिन जनरल नॉलेज को ज़्यादा टाइम दें। जब आप किसी के सब्जेक्ट की सीट्स अनाउंस हो जाएँ, सीट्स अनाउंस होने के बाद 1-2 महीने टेस्ट में लग जाते हैं, तब आप अपने सब्जेक्ट को फुल फ्लेज टाइम दें। लेकिन आगे पीछे आप अपने जनरल नॉलेज को टाइम दें। आपको ये चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ही बैठ के उम्रें गुज़र जानी है और जॉब आपके हाथ नहीं आनी। ऐसे बैठे-बिठाए आपको किसी ने आपकी तालीम के मुताबिक जॉब नहीं देनी है। हम जो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें तालीम के मुताबिक जॉब दे, ऐसा नहीं होना। ये एक तल्ख़ हकीकत है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हक़ाइक़ आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको खुद ही जॉब लेनी है। आप अगर कहते हैं कि आपको बैठे-बिठाए जॉब मिल जाए, तो वो जो कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइक्स के थ्रू, वो आपको डेली वेजेस या ज़्यादा से ज़्यादा स्केल 1, 2, 3, 4 की जॉब मिलेगी। अगर आपने अच्छे स्केल पे आना है, 11वें स्केल पे, मैं भी 11वें स्केल पे था, वहाँ से मैंने मेहनत जारी रखी और 17वें में आ गया। अभी भी मेरी मेहनत जारी है कि मैं इससे अच्छी जॉब लूँ। तो आप सब मेहनत कर सकते हैं, आप सब मुझसे लायक हैं, सब एक से एक बढ़ के है। तो आपने अब इस चीज़ पे फ़ोकस करना है। तो ये तो हो गई कि जॉब कितनी तरह की होती हैं और क्या। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जॉब को एक्सेस कैसे करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना यहाँ तक क्लियर है ना चीज़ें? जी, जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब जॉब्स के बारे में बात कर लें, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग हैं। तो जैसे हमारे पाकिस्तान में 5 प्रोविंसेस और एक रियासत है आज़ाद जम्मू कश्मीर की। तो हर प्रोविंस का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है? पंजाब का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन,
बलोचिस्तान का बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीके का केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन, कश्मीर का कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जीबी का भी कमीशन है, और एक हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि पूरे पाकिस्तान 8:30 p.m. की जॉब्स, जो फेडरल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए जारी करता है। तो सबसे पहले आपने कमीशन की जॉब्स देखनी है। जो जिस भी सूबे का कमीशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी डिपार्टमेंट उस पब्लिक सर्विस कमीशन को अपनी जॉब की रिक्वेजिशन भेजेगा, वो जॉब अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज करता है और उसके मुताबिक टेस्ट लेके बंदे रिक्रूट करता है। हर सूबे में अपना अपना कोटा है डिसेबिलिटी का, और कोटा ना भी हो आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात करूंगा, लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि उसकी जॉब्स हर जुम्मे और इतवार को एडवर्टाइजमेंट उसकी आती है, जिसमें पूरे पंजाब से, जहाँ पूरे पंजाब के डोमिसाइल होल्डर जितने 36 या 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब के लिए वो जॉब होती है। तो जिस जॉब पे आप एलिजिबल हों, आप अपनी क्वालिफिकेशन और एज देखें, अगर एलिजिबल हो तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स एक्सेस कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। हम इंशाल्लाह इस पे ट्यूटोरियल भी हमारा बना हुआ है, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि पीपीएससी और एफपीएससी की जॉब्स एक ब्लाइंड बंदा कैसे देख सकता है। इस तरीके सिंध, इसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा पंजाब जॉब पोर्टल भी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया हुआ, जिस पे पंजाब के जितने भी 40-44 डिपार्टमेंट हैं, 40 से ज्यादा हैं, उन सब की जॉब्स उस पे रियल टाइम में अपडेट होती रहती हैं, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से सिंध में चले जाएं, सिंध का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी वेबसाइट पे जॉब्स आती हैं, सिंध का जो प्रोविंस है सूबा सिंध के लोगों के लिए। और इसी तरीके से जिस तरह पंजाब में पंजाब जॉब पोर्टल है, सिंध का भी जॉब पोर्टल है, उस पे भी जो है जॉब्स अपडेट होती हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स जॉब। अब देखें जॉब्स की देखें, कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि प्रोविंस के टेस्ट और इंटरव्यू लेती हैं जॉब्स के ऊपर, जैसे पब्लिक सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस, सिंध पब्लिक सर्विस, ये एजेंसी है। कुछ डिपार्टमेंट्स जॉब्स अपनी वेबसाइट पे शाया करते हैं, उनकी 16वें स्केल की, 9वें स्केल की, पहले की, 11वें की, 14वें स्केल की जॉब्स कमीशन के थ्रू नहीं, वो अपनी वेबसाइट पे करते हैं। तो ऐसे जो अपनी वेबसाइट पे करते हैं, कमीशन को नहीं देते रिक्वेजिशन, उन सब की जॉब्स जो रिस्पेक्टिव पोर्टल्स हैं, जैसे पंजाब जॉब पोर्टल है तो वो उस पे आ जाती हैं, सिंध वाले के डिपार्टमेंट्स की सिंध जॉब पोर्टल पे आ जाती हैं। बलोचिस्तान का भी सेम है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, सिंध जॉब पोर्टल भी है, केपी का भी है, और फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनकी जॉब एफपीएससी में आती हैं। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में होता ये है कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोटा मुख्तस है। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब का तकरीबन 50% कोटा पंजाब का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, सिंध का भी तकरीबन कोई 16-17% है, उसमें सिंध रूरल और सिंध अर्बन को डिवाइड किया हुआ है। बलोचिस्तान का भी कोटा है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है, केपी का भी कोटा है, कश्मीर का भी है और फाटा का भी है। फाटा जो अब केपी में जम कर दिया गया, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज जो पहले थे, तो वो सबका कोटा आता है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके प्रोविंस की जॉब आई हो। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा जो नेशनल लेवल की जॉब्स होती हैं वो नेशनल जॉब पोर्टल भी शाया करता है। जैसे मिनिस्ट्रीज की जॉब हो गई, मिनिस्ट्रीज के अंदर कोई जॉब आती है जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं दी जाती, तो वो नेशनल जॉब पोर्टल पे आप देख सकते हैं। और इससे हटके बेहतर ये है कि आप मिनिस्ट्रीज की जॉब, हर मिनिस्ट्री की जॉब वेबसाइट है, पंजाब की ले लें, फेडरल की ले लें, कश्मीर की ले लें, सब की अपनी अपनी वेबसाइट्स भी हैं। तो आप उनके वेबसाइट पे जाके वहां पे करियर अपॉर्चुनिटी और जॉब के 2 लिंक्स होते हैं, किसी पे करियर के हवाले से लिंक आया हो तो किसी पे जॉब के हवाले से, तो उन दोनों पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इनके इंशाल्लाह आप फ्यूचर में ट्यूटोरियल भी जो है वो शाया करेंगे। तो ये सारी जगह है जहां से आपने जॉब्स देखनी है। हर सूबे में पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस उसका जॉब पोर्टल, पंजाब का पंजाब जॉब पोर्टल, सिंध का सिंध जॉब पोर्टल, बलोचिस्तान का बलोचिस्तान जॉब पोर्टल, केपी के जॉब पोर्टल, फेडरल का नेशनल जॉब पोर्टल, कश्मीर का नहीं है, कश्मीर का कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ही है, और फेडरल का जो दूसरा जॉब पोर्टल है वो नेशनल जॉब पोर्टल है, एनजेपी। तो आप वहां से जॉब देख सकते हैं। ये तो होगी जॉब देखने की बात। अब आ जाती है
इसके ऊपर हमारे जो फैसल असलम भाई हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, लेकिन मोटी मोटी बात जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वाइंड अप करता हूँ, हमारे मेहमान वेट कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो यह है कि आपने ये सारी पता है, पेपर जो होता है 100 MCQs का होता है, मिक्सचर होता है, ज्यादा जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस होता है। 10 से 15 नंबर इंग्लिश के डाल देते हैं, 5 नंबर मैथ्स, 5 इस्लामिक स्टडीज, 5 बेसिक कंप्यूटर, 5 करंट अफेयर्स, 10 सवाल जो है वो उर्दू के होते हैं। तो ये तकरीबन ज्योग्राफी को भी देते हैं 5, इनके 5, 2, 3, 5 अपनी मर्जी है कमीशन की, वो जितने सवाल देते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 नंबर के MCQs होते हैं, आपने वो हल करने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर आप सवाल गलत करते हैं, एक सवाल तो 0.25 आपके नंबर काटे जाते हैं। पब्लिक जो सूबों के प्रोविंसेस के पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात की जाए कि इनकी तैयारी कहाँ से की जाए। सबसे पहले आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है 1ली से 10वीं तक। अब 6ठी से 10वीं की जो किताबें हैं, खासतौर जनरल साइंस की, इंग्लिश की, उर्दू की, मैथ्स की, पाकिस्तान स्टडीज की, इस्लामिक स्टडीज की, सबसे पहले वो पढ़ें, उसको पढ़ना जरूरी है। काफी चीजें मैं अब टीचर हूँ तो मुझे ये चीजें अब रियलाइज होती हैं। मैंने पिछले साल 5वीं और 6ठी 7वीं को जनरल साइंस पढ़ाई है, तो यकीन माने जो PPSC में सवाल आते थे वो मैंने उधर देखे हैं कि वो 5वीं 6ठी 7वीं की किताब में लिखे हुए हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से क्या मुराद है, ये PPSC में सवाल आता है। फिर एनर्जी के हवाले से सवाल आते हैं, तो वो सारे आपको इन किताबों में मिलेंगे। इससे आप नोट्स बनाएं। जब आप ये किताबें पढ़ लें तो फिर आप PPSC के पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। हमारे जो फैसल असलम भाई हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, हमने इनसे बड़ी जो है वो मदद ली और इनके चैनल से हम बड़ी तैयारी करते रहे। तो PPSC के मॉडल पेपर्स भी मिल जाते हैं, पास्ट पेपर्स। उसके अलावा पाक MCQs की वेबसाइट है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल है, जैसे फैसल भाई का चैनल है, ये समझाते भी हैं 7 चीजें। और भी बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो कि अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना पढ़ना चाहें तो बहाने बहुत हैं कि ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। याद रखें कि जो चीज आपके सोच के दायरे में आ गई ना, वो नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन है। मुश्किल जितनी मर्जी हो लेकिन वो मुमकिन है। जो चीज आपके थिंकिंग प्रोसेस में आ सकती है वो मुमकिन है आप लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही। बाकी फैसल भाई अगर आए हैं तो बताएं, फैसल असलम भाई इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, एक मिनट फैसल भाई। अच्छा जी, फैसल असलम है, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है। बेसिकली मेरा इनसे रब्ता हुआ था 2021-22 में। इनका यूट्यूब चैनल मैंने देखा, ये इन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो, आपको पता है हमें ऑडियो की जरूरत होती है, तो इनके कुछ नोट्स भी थे, हमने इनसे नोट्स भी लिए। फिर मैंने बड़े ब्लाइंड लोगों को की तरफ भेजा कि इनके चैनल से तैयारी करें, बहुत अच्छा समझाते हैं। आजकल ये कनाल पटवारी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पंजाब का डिपार्टमेंट है इरिगेशन डिपार्टमेंट। और ये माशाल्लाह PPSC के, मैं इनको कीड़ा कहूंगा, इन्होंने बहुत टेस्ट क्लियर किए हैं। तहसीलदार का भी इनका टेस्ट क्लियर था, बाकी वो आगे इन्होंने इंटरव्यू एक बार छोड़ दिया, वो तो इनकी अपनी वो थी। लेकिन ये जितना आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, कितनी देर देनी है, डेली टाइम कितना देना है, किस तरह तैयारी करनी है, पेपर किस तरीके से करना है। वैसे इनकी वीडियो पड़ी हुई है पेपर साल की, मैं शेयर करता रहता हूँ अपने ग्रुप्स में। तो फैसल असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया। अब स्टेज में आपको रेफर करता हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच मुसैब भाई, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है और चीज़ें तकरीबन यही हैं जो आपने बता दी हैं। बाकी प्रिपरेशन का मेथड जो है वो हर किसी का अपना होता है, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपनी कैपेसिटी होती है, अपना अंदाज होता है तैयारी करने का। और मेमोराइजेशन टेक्निक्स भी सबकी अपनी होती हैं, निमोनिक्स बना के या शॉर्ट फॉर्म में या ट्रिक्स बना के या पिक्टोरियल फॉर्म में, हर तरीके से लोग अपने हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जितने भी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको एटलीस्ट PPSC का आइडिया है, PPSC FPSC। ज़्यादातर हमारा ताल्लुक इन्हीं दोनों के साथ पड़ता है। बाकी मतलब जो अदर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनसे के साथ या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ NG पे या जो पंजाब गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल है वो
लीस्ट यूज होता है, उतना ज्यादा यूज नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जब बात डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है, कमीशन से डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है, तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इलीगल हैं, पसंद नहीं किए जाते यूजुअली, मतलब वहां पे करप्ट प्रैक्टिसेस यूज होती हैं। कमीशन की हद तक ये होता है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को फॉलो किया जाता है और आपका जो मेरिट होता है उसको लीगली लेकर चला जाता है। लेकिन जब बात आती है एनटीएस की तरफ, तो वहां पे टेस्ट तो एनटीएस ले लेता है, लेकिन इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू डिपार्टमेंट ने खुद लेना होता है। तो डिपार्टमेंट जब इंटरव्यू लेता है तो वहां पे बहुत सारी चीजों को फेवरेटिज्म की बुनियाद पर देखा जाता है, सिफारिश की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, क्योंकि डिपार्टमेंट में लोग फिर और तरह के होते हैं, उनको इस बात से मतलब होता है कि पैसे लेके इस बंदे को रख लेते हैं। जबकि कमीशन में इस तरह का कुछ नहीं होता। कमीशन वाले लोगों को इस बात से कोई गरज नहीं होती, क्योंकि बाद में उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और कमीशन को बनाया भी इसी पर्पस के लिए जाता है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी को कायम रखा जाए। तो इसलिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी को काफी हद तक मद्देनजर रखा जाता है। तो हमारे लिए जो सिर्फ मेरिट बेस्ड लोग हैं, उनके लिए तो ये कमीशन ही बेस्ट रहते हैं। अब नेक्स्ट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि इनके पास पेपर जो हैं वो नेट से मिल जाते हैं। अब पास पेपर्स मिलने का जो प्रोसीजर होता है, यूजुअली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फला पेपर का पास पेपर मिला है नहीं मिला, मतलब उसका स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट का भेजते हैं, वो वाली स्पेसिफिक पोस्ट जिसका पेपर हुआ तो वो नहीं मिला। तो जो पास पेपर्स रिलीज होते हैं वो उसी तरह से रिलीज होते हैं जैसे लोग पेपर दे के आते हैं, बाद में वो याद किए हुए क्वेश्चंस बताते हैं। एकेडमीज के बुक्स बनाने वाले जो लोग होते हैं, इन्होंने भी अपने लोग भेजे होते हैं जिनका मकसद पेपर देना या पास करना नहीं होता। इनका मकसद जस्ट उन पेपर्स को मेमोराइज करना या फिर किसी तरीके से वो लिख के बाहर ले आना होता है। तो जो जिन पेपर्स के अंदर तादाद कैंडिडेट्स की ज्यादा होती है, वो पेपर्स लीक होके आ जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स जब एकदम सारे पेपर सबमिट कराने लगते हैं तो एक हड़बड़ी सी मच जाती है और वो पेपर, वो बंदा जो स्पेसिफिकली आया इसी काम के लिए होता है, वो पेपर लेके निकल जाता है। वो फिर वही सेम पेपर लीक पेपर की फॉर्म में नेट पे भी अवेलेबल हो जाते हैं और बाद में उनको इम्तियाज शायद या दूसरे जो एडवांस की बुक्स हैं उनसे बन जाते हैं। अब इम्तियाज है पीपीएससी की या एफपीएससी की, हेलो, कैन यू हियर मी? जी आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, मुझे कॉल आ गई तो मुझे लगा शायद उसमें ना डिस्कनेक्ट हो गया होगा। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि उसमें पेपर्स जिस तरह से रिलीज होते हैं, और बाकी ये है कि इम्तिहाज शायद के जो पेपर्स होते हैं उनको हम पास पेपर्स या टेम्पलेट पेपर या मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर्स कहते हैं। अब उसमें जो सबसे बड़ी गलती की जाती है, कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये होती है कि उन पास पेपर्स को फ्यूचर पेपर समझ लिया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट्स करते हैं कि यही वो पेपर्स हैं जो आगे आने हैं, बल्कि वो पेपर्स वो होते हैं जो हो चुके होते हैं, जो पास्ट में हुए होते हैं। ये सही है कि 40, 50, समटाइम्स 60% पेपर पास पेपर्स में से पूछा जाता है, क्योंकि पीपीएससी का एक लिमिटेड सा एमसीक्यूज बैंक होता है, उसमें नए एमसीक्यूज ऐड होते हैं एज पर द सर्कमस्टांसेस। लाइक अब ईरान इसराइल जंग हो रही है तो इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे जो कि नेक्स्ट पेपर्स के बीच में आ जाएंगे। अब वो नए बनेंगे, लेकिन मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, जो एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ऑब्वियसली साइंस को रोजाना से नई तो नहीं बन रही, इंग्लिश के रूल्स कोई हर रोज तो नहीं बन रहे, लेकिन किसी हद तक बनते भी हैं। इंग्लिश में भी चेंजिंग आती रहती है, वो पीपीएससी के पेपर्स का हिस्सा भी बनती रहती है और उसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहते हैं, लेकिन कोई मतलब मेजर डिफरेंस नहीं आता उसमें। करंट अफेयर्स टोटली चेंज हो जाते हैं, 2021 के भी पूछे जाते हैं, इवन के 2019-18 से भी पूछ लिए जाते हैं। तो एवरीडे साइंस जो है वो सेम रहता है, इंग्लिश सेम रहता है, उर्दू मोस्टली सेम रहती है। उर्दू में भी जो समटाइम्स एक आधी चेंज आती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो बिल्कुल नए राइटर्स की जो शायरी है, बिल्कुल नए राइटर्स की जो बुक्स हैं वो ऐड कर दी जाती हैं, जो कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, उसमें ये हो गई कि कुछ
सेक्शंस हैं जो कि थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो पीपीएससी का जो एमसीक्यूज बैंक है वो मोस्टली लिमिटेड ही है, उसी में से ही उन्होंने लाने होते हैं। लेकिन यह है कि जरूरी नहीं है कि वो एमसीक्यूज वही हों जो आपने पढ़े हैं उसी में से आ जाए। 50% तक पास पेपर से आता है, बाकी 50% वो किसी हद तक चेंज करते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज एक वास्ट फील्ड है, उसमें से कहीं से भी 8:45 कुछ p.m. भी पूछा जा सकता है। हमारी ये गलती उसमें ये होती है कि हम उन पास्ट पेपर्स को ही फ्यूचर पेपर समझ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जो पास्ट पेपर्स में आ गया, आगे भी सारे का सारा पेपर उसी में से आएगा। अब उसमें स्टूडेंट्स का फॉल्ट जो भी होता है, ये चीज उनका नुकसान क्या होता है कि वो 50 मार्क्स तो उनके आ जाते हैं जो उन्होंने पास पेपर से किए होते हैं। अब सबके ही 50 आ जाते हैं, सारे ही कहते हैं कि 50-60 तो आ जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ने होता। दैट इज द रियल प्रॉब्लम कि वो पास पेपर से उन्होंने प्रिपेयर किया होता है, पास पेपर से 50% मार्क्स आ जाते हैं और उनके वही 50% क्लियर हो जाते हैं जो उन्होंने पास पेपर से किए होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पास पेपर से तो प्रिपेयर कर लिए हैं। अब जो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किए हैं, नए ऐड किए हैं, या थोड़े से प्रीवियस ही किसी क्वेश्चन को उन्होंने मॉडिफाई करके कुछ डिफरेंट पूछ लिया, उसी क्वेश्चन को एक नए तरीके से पूछ लिया, वहां पे फिर स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही चीज वो नए तरीके से अगर पूछ लें तो फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो 50% जो ऊपर वाले निकालने होते हैं, उसमें से ओब्वियसली 20-30% जो है वो हर किसी को नहीं भी आता। मतलब ओब्वियसली पूरे 100 मार्क का पेपर तो कोई भी नहीं प्रिपेयर कर सकता। तो 50 से ऊपर जो 20, 25, 30 मार्क्स होते हैं, बेसिकली वो मार्क्स होते हैं जिन्होंने आपके मुकद्दर का फैसला करना होता है। और वही 20-30 मार्क्स होते हैं वो उन पास पेपर से नहीं आते, वो नए क्वेश्चंस में से आते हैं जो कि अगले साल फिर से पास पेपर बन जाएंगे, लेकिन उस वक्त जब आपके सामने आए वो पास पेपर में नहीं थे। अब टेक्निक क्या होती है कि इनको प्रिपेयर करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि आप कैटेगोरिकली प्रिपेयर करें। मैंने आज तक किसी को भी ये सजेस्ट नहीं किया कि आप पास पेपर्स को याद करें। पास पेपर सिर्फ एक इनसाइट होती है, एक आपके लिए एनालिटिकल टूल होता है कि कौन से सेक्शन से, कहां से और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन ही आगे भी आएगा, जरूरी नहीं होता। वो क्वेश्चन आया, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, अकबर बादशाह कब उसने तख्ताज संभाला था। अब आपको ये आइडिया, आप मोस्टली लोग याद करते हैं, इस चीज को याद कर लेते हैं कि अकबर ने किस उम्र में तख्त संभाला था, 13 साल या 14 साल की उम्र में। अच्छा जी, हमने अकबर ने किस साल में अपना वो तख्ताज संभाला था, 14 साल की उम्र में। अकबर ने किस साल में तख्त संभाला था, 14 साल की उम्र में अकबर ने, मतलब इस तरह करके वो रट्टा लगाते हैं। थिंग इज कि आपको कोई पता नहीं है अकबर इससे पहले क्या कर रहा था, अकबर ने इसके बाद क्या किया। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं पूछता, लेकिन वो क्वेश्चन अकबर के ऊपर ही रखता है। अकबर के मतलब एक आधा क्वेश्चन लाजमी होता है, जिस तरह मलाला के बारे में एक क्वेश्चन लाजमी होता है, कभी उसकी एज पूछी जाती है, कभी उस पर हमला कब हुआ वो पूछा जाता है, कभी उसको नोबेल प्राइज कब मिला वो पूछा जाता है, कभी उसके साथ नोबेल प्राइज किसने शेयर किया वो पूछा जाता है, कभी मतलब उसके ईयर पूछा जाता है, उसको नोबेल प्राइज कब दिया गया, कभी उसकी एज पूछी जाती है। हर दफा वो मलाला के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है, लेकिन सेम नहीं पूछता। यही चीज वो हर क्वेश्चन के बारे में करता है। उसने कैटेगरी बनाई हुई है कि मुगलों के बारे में 2-3 क्वेश्चन ऐड करने हैं, उसके बाद लोधी जो है खानदान और जो सैयद खानदान था उनके बारे में 1-2 क्वेश्चन ऐड करने हैं, उसके बाद अंग्रेजों के बारे में 1-2 क्वेश्चन ऐड करने हैं, उसके बाद अंग्रेजों के बाद की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन ऐड करने हैं। आपने जब पास्ट पेपर्स पढ़ने हैं तो आपने ये चीज एनालाइज करनी है, एनालिसिस करना है इस चीज का कि वो किस कैटेगरी से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब एक पेपर प्रिपेयर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक में से ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक में से ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक में से ये 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह से एनालिटिकली थोड़ा सा इसको चेक करेंगे तो एक और पेपर आपने उसके साइड बाय साइड रख के देखना है कि अब क्या सेम पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, उसी जो कैटेगरी थी क्या उसमें से अब भी वो 2 क्वेश्चन भी पूछ रहा है। क्वेश्चन उसने चेंज किए लेकिन कैटेगरी वही है, मुगलों के बारे में ही पूछा है, लेकिन इस दफा उसने अकबर के बारे में नहीं पूछा, इस दफा उसके 2 क्वेश्चन हुमायूं के बारे में, अगली दफा उसके 2 क्वेश्चन औरंगजेब आलमगीर के बारे में। टॉपिक उसने सेम रखा है, कैटेगरी उसने सेम रखी है, लेकिन क्वेश्चन उसने चेंज कर दिए। ठीक है, तो वो चीज जो है अपने तौर पर वो रूटीन अपनी सेम रख रहा है, लेकिन हम चूंकि याद कर रहे हैं एक चीज को, तो हम वो सेम चीज याद करके उन क्वेश्चंस को फॉलो अप नहीं कर पा रहे।
हमने अकबर का ही याद किया हुआ है, अकबर के ही आगे पीछे सारा कुछ पढ़ लिया है, लेकिन अगली दफा उसने हुमायूं का पूछ लिया है। उसने तो मुगल कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, उसमें से मुगल कैटेगरी के उसके 2 क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो मुगल कैटेगरी में से ही पूछ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने सिर्फ अकबर प्रिपेयर किया हुआ है, हमें लगा था पिछले पेपर में अकबर के मतलब पूछा है तो अकबर के मतलब हमने सारा याद कर लिया, तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। अगर उसने अकबर के मतलब पूछा है, दूसरे अगला पास पेपर आपने चेक किया उसने हुमायूं के मतलब पूछा है, नेक्स्ट पेपर आपने चेक किया उसमें जहांगीर के मतलब उसने कुछ पूछ लिया, किसने अपने बाप को जो है वो जिंदान में डाल दिया था, शाहजहां के बारे में पूछ लिया, ताजमहल किसने बनाया था, ये सारी चीजें जो हैं वो कैटेगरी अपनी सेम रख रहा है, क्वेश्चन अलग कर रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एवरीडे साइंस में क्या कर रहा है, बायो में कितने पूछ रहा है, केमिस्ट्री में कितने पूछ रहा है, फिजिक्स में से कितने पूछ रहा है। तो वो चीज जब आप एक कैटेगोरिकली बना लेंगे, अपना एक एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको तैयारी करना इजी हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर भी आपने इसी तरह कैटेगरीज अपनी बनानी है। एमएस ऑफिस में से कितने पूछ रहा है, एमएस वर्ड में से कितने पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में से कितने पूछ रहा है। जब आपकी ये कैटेगरीज बन जाएंगी, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, आपने ये चीज कर ली, ठीक है, आपने कैटेगरीज बना ली। अब कंप्यूटर की ये कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरीज आपने बना ली। ईमेल के मतलब पूछ रहे हैं, इंटरनेट के मतलब पूछ रहे हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावा, ये सारी चीजें पूछ रहा है। इसके 2 क्वेश्चन बना रहा है वो। MS एक्सेल के 3 क्वेश्चन बना रहा है वो। वर्ल्ड के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके अलावा कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर वो पूछ रहा है, चार्ल्स बाबेज, ये वो सारा कुछ, ठीक है। सब कैटेगरीज आपने बना ली। अब सब कैटेगरीज के आगे आपने क्वेश्चन लिख दिए कि कितने कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर मैं इस कैटेगरी को स्किप कर देता हूं तो मैं कितने क्वेश्चन लूज करूंगा, ठीक है। अब आपने सब कैटेगरीज जब बना ली हैं तो उन सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपने नेट से प्रिपेयर करना है, कोई पास पेपर नहीं आपने देखना है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कहीं पे लिख लें, एग्जाम वेदा बेस्ट वेबसाइट है। मैथ्स के लिए भी एग्जाम वेदा बेस्ट है। जनरल नॉलेज के लिए पाक MCQs जो वेबसाइट है वो बेस्ट है। पाक MCQs पे जो भी जनरल नॉलेज के प्रीवियस पढ़े हुए, क्योंकि जनरल नॉलेज हम किसी तरीके से भी फुल्ली प्रिपेयर नहीं कर सकते, इतना वास्ट टॉपिक है कि आपको उसमें पास पेपर्स का ही सहारा लेना पड़ता है। जहां पर हम चीजों को थोड़ा सा वाइंड अप करके, थोड़ा सा नैरो करके, थोड़ा सा कंसाइज करके कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर का है वो एग्जाम वेदा से करें, उसके बाद एवरीडे साइंस है एग्जाम वेदा से करें, मैथ्स है एग्जाम वेदा से करें। यही सेम तीनों चीजें जो हैं आप छठी से लेकर मैट्रिक तक की बुक से भी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप छठी भी नहीं, 5वीं से स्टार्ट करें या चौथी से स्टार्ट करें, क्लास 4 से स्टार्ट करें। आपको एक्चुअल में आइडिया होगा कि कैसे हमें थोड़ा 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 करके पढ़ाया गया था, बट हमें वो याद नहीं रहा। जितने भी एप्टीट्यूड पेपर्स होते हैं उन सब में यही तरीका अपनाया जाता है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये सारी किताबें आपने पढ़ी हुई हैं। जब आपने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछ के आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपको वो सारी चीजें भूल गई होती हैं, मुझे भी ऑब्वियसली भूल गई हैं, सबको भूल जाती हैं। तो अगर हम इन्हीं किताबों को एक दफा फिर से रिवाइज करें, मैथ्स जो है 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं की, आप 5वीं की करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चों की कर रहे हैं, छठी की करेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन समझ आ रहा है। 7वीं की आप करेंगे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अब और मजीद मुश्किल हो रहा है, लेकिन चूंकि छठी की हुई होगी तो 7वीं की ईजी लगेगी। वो स्टेप वाइज जिस तरह से हमने बचपन से पढ़ा था वो हमें ईजी लगा था, एक दफा फिर से वैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। मैथ्स उसी तरीके से करें, एवरीडे साइंस उन्हीं बुक से करें, उसके बाद उर्दू जो है उन्हीं बुक से पढ़ें। उर्दू के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो PPSC में पूछे जाते हैं इन्हीं हमारी सिलेबस की किताबों से होते हैं। इंग्लिश भी आप इन्हीं बुक से पढ़ें, इनके जो साथ में गाइड्स होती हैं उनको पढ़ें। आजकल तो बहुत ज्यादा कलरफुल बुक्स आ गई हैं तो आपको वो हेल्पफुल लगेगा, एक तो बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा, दूसरा ये कि खुद आपको भी इजी लगेगा। तीसरा ये कि ये सारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें नेट पे मौजूद हैं, डाउनलोड आप कर सकते हैं उसको। अडोब जो एक्रोबेट है उसके थ्रू स्पीच के काबिल बना सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 5वीं से लेकर मैट्रिक तक की बुक्स डाउनलोड करें, पहले 5वीं की पढ़ें, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन आपकी ये एक पूरी बिल्डिंग प्रिपेयर हो जाएगी प्रिपरेशन की।
अगर आप ये बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मैं वही बता रहा हूँ, एग्जाम वेदा इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, एवरीडे साइंस के लिए। उर्दू के लिए कलीद उर्दू एक किताब है, वो खरीद लें। और अब मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि वो आपके वो ब्रेले में अवेलेबल है या नहीं है, या आप उसको पढ़ने के लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। लेकिन कलीद उर्दू जो है वो मौजूद है, और उसमें उर्दू के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मौजूद हैं। अगर उर्दू 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं इन किताबों से पढ़नी है तब भी वो उर्दू आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। बाकी इंग्लिश जो है उसके लिए एग्जाम वेदा बेस्ट है। रैनन मार्टिन, अगर आप थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, रैनन मार्टिन। और अगर थोड़ी सी इजी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आफ्ताब अहमद की है एक टू द पॉइंट, जो सेकंड ईयर या बीए के बच्चों को पढ़ाई जाती है, टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद। वो बुक भी बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, इंग्लिश के लिए। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल का करना चाहते हैं, रैनन मार्टिन आपके लिए बेस्ट रहेगी। ओके, उसके अलावा जो जनरल नॉलेज है वो सारा आपने पाक एमसीक्यूज या इम्तियाज शाहिद की किताब से करना है, क्योंकि जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा वास्ट है, ऑलरेडी मैंने बताया। इसके अलावा अकबर सन्स की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, उसका जनरल नॉलेज ले लें। उसने जो बुक्स लिखी हैं उर्दू में भी मौजूद हैं, इंग्लिश में मौजूद हैं। अकबर सन्स की किताबों की खासियत यह है कि उसने बीच में बोल्ड किया हुआ है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूरी तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ, एमसीक्यूज नहीं है। वो एक प्रॉपर जो बुक होती है उस तरह है, हेडलाइंस बना के उसने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ में उन चीज़ों को बोल्ड किया हुआ है जो चीज़ें पास पेपर्स में आ चुकी हैं पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, प्रीवियस पेपर्स में आ चुकी हैं, और साथ में रेलिवेंट चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। तो अकबर सन्स की बुक्स भी अच्छी हैं। और बाकी वेबसाइट जो एग्जाम वेदा, उसके अलावा आप 5th से लेकर 10th क्लास तक जो हैं वो भी ठीक है। और जब आपने इनसे प्रिपरेशन कर लेनी है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन का, कि आपकी प्रिपरेशन हो कितनी चुकी है। उसमें फिर आपने ये मेथड फॉलो करना है कि इम्तियाज शाहिद के जो पास पेपर्स हैं उनमें से कोई एक पेपर उठाना है, जनरल पेपर, उसको रैंडम कोई एक पेपर उठा के उसको पूरा आपने सॉल्व करना है ब्लाइंडली। मतलब कि आपने पहले आंसर्स नहीं देखने, पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद उसके आंसर्स देखने हैं, फिर आपने चेक करना है कि अब किस सेक्शन में मेरे कितने आंसर्स ठीक हैं और कितने आंसर्स गलत हो रहे हैं। अगर किसी सेक्शन में, लाइक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में आपके मार्क्स जो हैं वो 8 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट किए कंप्यूटर में, 8 में से 6 एमसीक्यूज गलत हो गए, दैट मीन्स कि कंप्यूटर पे आपकी ग्रिप अभी वो नहीं है जो होनी चाहिए। उसके बाद आप कंप्यूटर पे एक दफ़ा फिर से फोकस करें, या तो वो जो सिलेबस की बुक्स हैं उनको रिवाइज कर लें, या फिर एग्जाम वेदा वेबसाइट पे जाके कंप्यूटर के पोर्शन को एक दफ़ा फिर से स्ट्रॉन्ग करें। बाकी आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है और किस पोर्शन पे आपको फोकस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आपने कंप्यूटर का एक दफ़ा रिवाइज कर लिया है, एक दफ़ा फिर से एक और पेपर निकालें, रैंडम एक जनरल पेपर निकालें, उसको एक दफ़ा फिर से अटेम्प्ट करें बगैर आंसर्स चेक किए, फिर उसको आंसर्स को मैच करें। मैच करने के बाद ये एनालिसिस करें कि अब आपके किस सेक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। अगर अब भी कंप्यूटर में गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने रिवीजन दोबारा ठीक नहीं की। अगर अब कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब 8 आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें 7 ठीक हैं, एक आधा गलत हो गया, दैट मीन्स कि अब आपके कंप्यूटर की प्रिपरेशन निस्बतन अच्छी है। उर्दू में ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो फिर उर्दू को एक दफ़ा निकाल लें, उस पर फोकस कर लें, उसको प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट टाइम फिर एक पेपर निकालें, फिर उसको अटेम्प्ट करें और फिर उसका एनालिसिस करें कि अब मेरे एमसीक्यू सबसे ज़्यादा किस में गलत हो रहे हैं। जब आप इस तरह से एनालिटिकली चलेंगे तो आपको एक तो प्रिपरेशन आपकी ईजी होगी, दूसरा आपको मज़ा आएगा क्रोनोलॉजिकली पढ़ने में, तरीके से पढ़ने में। आप एक सिंगल एमसीक्यूज को याद करेंगे और उसके बाद अगला एमसीक्यू किसी और टॉपिक पे आ जाएगा, आप उसको भी याद करने की कोशिश करेंगे, आपके माइंड में कोई स्केच नहीं बनेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने अकबर का क्वेश्चन पढ़ा है, वो आपने याद नहीं किया, आपने सीधा सीधा निकाला है जी मुगल हिस्ट्री, मुकम्मल मुगल हिस्ट्री आपने पढ़ी है। एक तो आपको पूरी हिस्ट्री का एक स्केच बन जाएगा माइंड में, दूसरा ये कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, एक स्टोरी बनेगी आपके माइंड में। अच्छा, पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं आया था, फिर हुमायूं के बीच में शेर शाह सूरी आ गया था, फिर इस्लाम शाह सूरी आ गया था, फिर उसका बेटा आ गया था, फिर दोबारा हुमायूं आ गया था। अच्छा, फिर अकबर आ गया था, फिर उसके बाद जहांगीर आ गया था, फिर
जहांगीर के बाद शाहजहां गया था, तो एक पूरा सीक्वेंस आपके माइंड में बन जाएगा, उनके डेट्स बन जाएंगे, उनकी एजेस बन जाएंगे, उनके अदवार बन जाएंगे, तो वो सारी चीजें जो है एक कहानी की तरह आपके माइंड में बैठ जाएंगी। अगर आप एमसीक्यूज को याद करेंगे तो वो एक सिंगल एमसीक्यू याद हो जाएगा, अगला एमसीक्यू कंप्यूटर का आ जाएगा, उससे अगला एमसीक्यू मैथ्स का आ जाएगा, उससे अगला एमसीक्यू उर्दू का आ जाएगा, तो वो कोई सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कैटेगरी वाइज प्रिपेयर करें, स्टोरी वाइज प्रिपेयर करें, और फिर उन सब की प्रिपरेशन के बाद 9 दोबारा p.m. जब आए एनालिटिकली चेक करने के लिए, फिर पास्ट पेपर्स को ओपन करें। सबसे पहले पास्ट पेपर्स को प्रिपेयर मत करें, क्योंकि पास्ट पेपर्स को प्रिपेयर करने का यही नुकसान होता है कि आप एमसीक्यूज को याद करते हैं, एमसीक्यूज याद रहते कोई नहीं, भूल जाते हैं, माइंड से स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक प्रॉपर स्केच उसका कोई नहीं बनाया होता, माइंड के अंदर एक स्टोरी नहीं बनी होती, एक सीक्वेंस नहीं बना होता। ठीक है, that was all. I hope so कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ उनको। जी क्वेश्चंस लेते हैं, अपना हैंड रेज करें तो हम माइक अनम्यूट कर देते हैं बच्चों। तैमूर कथीर देखिएगा, एक किसी ने हैंड रेज किया। हमजा अल्ताफ अपना को सवाल कीजिए। नहीं बोल। हमजा आपका माइक अनम्यूट है, सवाल करें। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हम जो है जनरल नॉलेज पे ग्रिप रखें और दीगर चीज़ों पे मसलन सब्जेक्ट पे भी हम रखें, तो जनरल नॉलेज में ऐसी कौन कौन सी पोस्ट्स हैं जिन पे बीइंग अ ब्लाइंड हम जो है वो इजीली अप्लाई तो सब पे कर सकते हैं, मतलब जो अब जैसे मैं फ्रेश हूँ, जनरली एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वहाँ पे पूछा जाता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो कौन सी पोस्ट जो है इसमें आपके लिहाज से या बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन हमें सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किस पोस्ट पे, किस तरह की पोस्ट देखनी चाहिए? देखिए मुझे अब इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़ोहेब भाई बता सकते हैं कि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं उनको फील्ड में तो आई गेस उनकी वो सीट्स वगैरह नहीं आती हैं, तो डेस्क जॉब्स होती हैं, उसमें फिर आपके पास आ जाती हैं असिस्टेंट की पोस्ट, जूनियर क्लर्क की पोस्ट, हेड क्लर्क की पोस्ट, और मतलब ये 3-4 पोस्ट होती हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे होती हैं। इनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए किसी किस्म का। हाँ, एक चीज़ जो समटाइम्स रिक्वायर्ड होती है जूनियर क्लर्क में, टाइपिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो अब ये ज़ोहेब भाई बता सकते हैं कि उसमें टाइपिंग जो है वो ब्लाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको मतलब ऑब्वियसली आइडिया होगा मुझे। जॉब का भी ना फैसल भाई, फील्ड की जॉब का भी कमीशन दे देता है। अभी हमारा रिसेंटली हमारा दोस्त जो है वो फूड इंस्पेक्टर होता है या फूड सुपरवाइजर होता है, वो फील्ड की जॉब है 9वें स्केल की, फैसलाबाद रीजन में यूपीएससी के थ्रू लगा था। तो अब देखें कमीशन करता है वो, रेकमेंड करता है अगर आप इंटरव्यू में ऐसा इंटरव्यू देते हैं कि आप ये साबित कर देते हैं कि आप ये काम कर लेंगे, तो कमीशन जो है वो आपको जॉब देता है। ऑलराइट, अभी ठीक है, रिसेंटली वो हमारे चलें। साथ एक हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनको इसके बाद हम मौका देंगे। वो पीपीएससी के थ्रू स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में इंटेलिजेंस ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं, वो ब्लाइंड, लेकिन पीपीएससी ने उनको रेकमेंड किया है ना इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो वो कोई सिर्फ हमसे उन जॉब्स पे हमारा मसला होता है जहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे होते हैं, जहाँ पे आई साइड 6x6 मांगी होती है, वहां पे इश्यू होता है। तो वो मेंशन कर देती है कि इस पे फिजिकल स्टैंडर्ड ये चाहिए, जिसपे फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है उस पे आप अप्लाई करें। वो आपका काम है कि आप इंटरव्यू में पैनल को कैसे टैकल करते हैं। राइट, चलें, बहरहाल वो मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, हेड क्लर्क, ये जो नॉर्मली डेस्क जॉब्स होती हैं, इसमें लाइक इनिशियल लेवल पे बंदा एंटर हो सकता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। बाकी जो मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं उनमें सेवरल ऐसी जॉब्स मौजूद हैं जिसमें कि आपकी डिग्री के रिलेटेड होती हैं। जैसे अभी ज़ोहेब भाई ने कहा कि फूड इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है, तो ओबियसली फूड इंस्पेक्टर के तौर पर अगर भर्ती हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसके लिए पीछे उनकी कोई बैकग्राउंड डिग्री होगी फूड इंस्पेक्टर के लिए, फूड अथॉरिटी की या DND, डॉक्टर ऑफ
न्यूट्रिशन एंड डायटेक्स वगैरह इस तरह का कुछ। तो बहरहाल एक जो जनरल पोस्ट्स होती हैं जो कि लाइक एमए वगैरह या इस तरह का कोई डिग्री करके आते हैं, सिंपल जो जनरल पोस्ट्स होती हैं वो असिस्टेंट हैं, जूनियर क्लर्क हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ होती हैं जो कि अभी माइंड में नहीं आ रही, बट यह है कि ज़ोहेब भाई आपको गाइड कर देंगे, जहाँ पे इनिशियली फ्रेश लोग जो हैं वो एंटर कर सकते हैं और उसके बाद फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोशिश करते रहें और मज़ीद भी किसी और डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया जा सकता है। जी रूसा आवान, अब आप क्वेश्चन कीजिए अपना। Assalamu alaikum. Sir, please suggest me some website or book for Islamic studies preparation. Thank you. इस्लामिक स्टडी के लिए बुक्स कोई मार्केट से ही देख लें। अभी मेरे माइंड में कोई वेबसाइट ऐसा सच नहीं है, पाक एमसीक्यूज ही है, लेकिन वहाँ पे भी लिमिटेड से इस्लामियात के एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो बुक अगर आपने लेनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा अकबर सन्स की, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि अकबर सन्स की जनरल नॉलेज तो वो लाजमी आप पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें मौजूद हैं, एमसीक्यूज नहीं है, रिटर्न है सारा कुछ, टॉपिक वाइज है स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी चीज़ें हैं। तो इस्लामियात की भी सेम वही चीज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टार्ट की हिस्ट्री से लेकर एंड तक और हिजरत, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें पूरी सीक्वेंस के साथ क्रोनोलॉजिकली जो है वो मौजूद है। तो अकबर सन्स की जो है बुक्स वो बेस्ट हैं इस हिसाब से। जी, किसी और का क्वेश्चन है क्या फासिल भाई पर? जी जी हसन शहजाद क्वेश्चन कीजिएगा। हसन शहजाद, आप माइक अपना अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन फैसल भाई से है। दो क्वेश्चन है बेसिकली मेरे। एक तो मैं रेगुलरली आपका चैनल विजिट करता हूँ, तो अभी कोई नई वीडियो वगैरह नहीं वहाँ पर आ रही जो अभी पास पेपर्स वगैरह यानी कि जो अभी पेपर्स हो रहे हैं उनके मुतालिक। तो एक तो ये बताइएगा कि अब वो नई वीडियोस वगैरह हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि जो हमारी यानी कि अब जैसे अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है या कोई भी अमेरिकन हिस्ट्री वगैरह है, तो अब इसमें इतना सारा हमारे पास डाटा होता है और फिर उसको मुख्तलिफ तरीके से मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है। तो अब हम नोट्स वगैरह बना लेते हैं और नोट्स भी बाजू का यानी कि मेरे साथ एक दो मतलब ऐसा हुआ कि हमने नोट्स तो एक्सटेंसिव बनाए होते हैं, लेकिन वो नोट्स भी अब इतने एक्सटेंसिव हो गए होते हैं कि हम उनको भी नहीं फिर देख पा रहे होते। तो रिवीजन करने के हिसाब से बताइएगा कि कोई स्ट्रैटेजी जो आपने पर्सनली यूज़ की हो कि जो डाटा हमने एक मरतबा देख लिया काफ़ी मरतबा, तो उसको मेमोरी में रखने के लिए रिवीजन करने के लिए क्या टेक्निक बेहतर तरीके से यूज़ की जा सकती है? हाँ जी, एक्चुअली आजकल ये जो मैंने पोस्ट ज्वाइन की है इसका थोड़ा सा बर्डन है और वाला साहब थोड़े से बीमार थे, उस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही है। तो ज़ोहेब भाई ने कहा तो मैंने ज्वाइन कर लिया, अदरवाइज मैं अपने चैनल को इतना टाइम नहीं दे पा रहा, बिजी रूटीन थोड़ी चल रही है। तो दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कुछ नोट्स जो हैं वो थोड़े से एक्सटेंसिव हो जाते हैं, तो उसमें आपको अपने तौर पर कुछ निमोनिक्स या कुछ शॉर्टकट्स ऐसे बनाने पड़ते हैं कि जो कि आप मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल उर्दू में एक चीज़ यूज़ की जाती है, अब मेरे माइंड से नेम स्किप हो गया, जैसे कलीमुल्ला या तूरे सीना, इस तरह की तलमी मेरे ख्याल में उसको कहते हैं। तो वो एक लफ्ज से पूरा वो स्टोरी याद आ जाती है। उस तरह का कुछ बनाना पड़ता है कि आपको लाइक कुछ शॉर्ट फॉर्म में बना लें, ताकि आपको वो जब पूरी आपने स्टोरी जो याद की हुई है उस लफ्ज को या उस पैराग्राफ को पढ़कर वो समझ आ जाए कि हाँ इसके बैक एंड पे ये स्टोरी थी। लाइक जिस तरह हम वो कहते हैं ना कि यार पहला लफ्ज बता दो आगे मैं लिख लूंगा, तो समटाइम्स वही चीज़ होती है कि आपको आपके माइंड में वो चीज़ मौजूद होती है, लेकिन कोई एक लफ्ज जो होता है वो स्टिक नहीं हो पा रहा होता, वो चीज़ याद नहीं आ रही होती। तो अगर आप उसकी कोई स्ट्रेटजी बना लेते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं, शॉर्टकट्स बना लेते हैं या उसके साथ कोई तलमी टाइप का कोई चीज़ अटैच कर लेते हैं जो कि आपको याद करवाने में हेल्पफुल हो सकती है, वो फिर आप वो अगर चीज़ याद करते हैं तो उस चीज़ से आपको वो लिंक स्टोरी जो है वो पूरी याद आ जाती है। या फिर कोई वीडियोस वगैरह इस तरह की देख लिया करें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक पूरी बुक पढ़ी है, अब उस बुक पे अगर आप एक मूवी देख लेते हैं
फॉर एग्जांपल आप ग्रीक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हेलेन ऑफ ट्रॉय या ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, प्रिंस हेक्टर और जो एक्लीस है, ये सारी चीजें आपने पूरी बुक पढ़ ली है। अब आपको पूरी बुक याद नहीं है, लेकिन आपने जब वो मूवी देखी ट्राई तो आपको आइडिया हो गया है कि हाँ मतलब यही सारी चीजें थी। एक माइंड में पूरी एक फिल्म चल जाती है। जैसे आपने हैरी पॉटर बुक पढ़ी है, उसके बाद आपने हैरी पॉटर की सीरीज देख ली है, अब आपके माइंड में वो चीज बैठ गई है, ठीक है। मिस्टर चिप्स एक किताब थी, पूरी एक किताब थी, उसको पूरी स्टोरी को हमने पढ़ा था, उसके बाद उसकी एक मूवी बनी थी, उस मूवी को अगर देख लिया जाए तो वो चीजें दिमाग में सीमेंट हो जाती हैं। आपने अमेरिकन हिस्ट्री की बात की, तो अमेरिकन हिस्ट्री पे तो लातादाद वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। आपने एक दफा बुक पढ़ ली है, नोट्स रिवाइज कर लिए, अब उस पर वीडियोस देख लें। वीडियोस देखने से ये होगा कि वही सेम चीज जो आपने पढ़ी हुई है आपके माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो जाएगी। लाइक मैंने वो ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय, एक्लीस, ट्रोजन हॉर्सेस, वो सारी चीजें पढ़ी तो हुई थी, लेकिन जब से मूवी देखी है ना, वो माइंड में ऐसी प्रिंट हो गई हैं चीजें कि एग्जैक्टली यार, उन्होंने वो ट्रोजन हॉर्स बनाया था, उसके अंदर बंदे उन्होंने छुपाए थे, तो उसके अलावा हेलेन ऑफ ट्रॉय उसको लेकर गए थे, उसके पीछे 1000 शिप्स निकले थे, तो उसकी ब्यूटी का स्टैंडर्ड, ये वो सारी चीजें। तो उसके रेलेवेंट अगर आपको मूवी देख लें तो वो चीज आपके माइंड में ज्यादा अच्छी इम्प्रिंट हो जाएगी। अमेरिकन हिस्ट्री के मतलब तो फिर ओबियसली ढेर सारी उनकी अपनी हिस्ट्री की जो स्टोरीज हैं, मूवीज हैं, वो मौजूद हैं, तो आप वो देख सकते हैं। जी फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपका। फैसल भाई आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह फिर गाहे बगाहे आपको हम जहमत देंगे किसी नेक्स्ट वेबिनार में, तो बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज अ ब्रिलियंट सेशन। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे नेक्स्ट स्पीकर आ गए। एक मिनट दीजिएगा। फुरकान, तैमूर को होस्ट बना रहे हैं ना, जो तैमूर हमारा। एक मिनट, मैं बना देता हूं। मोहम्मद मोहसिन आ गए। मोहसिन आ गए। मैं देखता हूँ मोहसिन को। अच्छा मोहसिन अगर आ गए तो बच्चे, एक मिनट, तैमूर खान, हाफिज बशीर रसूल, आपसे माजरत है, अभी हम आपके क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे टाइम के शॉर्टेज की वजह से। माजरत है आपको, आपके एंड के ऊपर अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, आप सब हमारा सीयर अपॉर्चुनिटी बोर्ड ग्रुप ज्वाइन करें, आपके क्वेश्चन वहां पे एंटरटेन किए जाएंगे। जितने भी लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं उस पर डेली एक सेशन होता है क्वेश्चंस का। आप अपने क्वेश्चन उस ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहां पे हमारा कोई ना कोई एक्सपर्ट बंदा आपको ऑथेंटिक और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देगा, आपके क्वेश्चन को एंटरटेन कर देगा। जी, मोहम्मद मोहसिन खालिद आए हैं। ठीक। अच्छा जी, हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं बेसिकली ये हमारी कम्युनिटी से ही हैं। लाइक पता ब्लाइंड की बात हो रही है, तो उसमें अगर कोई ब्लाइंड बंदे की अचीवमेंट ना होता फिर वो प्रोग्राम एक्सक्यूज मी बाय द वे, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। टाइम ऑलरेडी हम बहुत क्या हम एक्सीड कर गए। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 8:20। तो ऐसा करें कि सेशन, क्योंकि अब ये बिगनिंग है, बच्चे भी अब लगता है थक गए होंगे और लीव भी कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि सेशन जब आपका मिड में जाए आफ्टर 10 और 15 डेज, दोबारा एक स्पीकर रखें, 1 बाय 1 रख लें। इस तरह मैं भी प्रॉपर यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, और क्वेश्चन मैं चाह रहा था इंटरेक्टिव सेशन हो, और अगर अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे तो बहुत लिमिटेड टाइम है, तो ऐसा करें कि सेशन के मिड में रख लें, इसको रीस्केड्यूल कर लें। इज इट पॉसिबल? बच्चों से पूछ लेना ना कि बच्चे क्या कह रहे हैं। नहीं, हमारे पास तादाद भी बहुत कम रह गई है, और टाइम भी है कि मैं उस तरह से एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा सारे क्वेश्चंस, और मैं चाह रहा था कि इंटरेक्टिव हो। ऑलरेडी काफी टाइम एक्सीड हो गया। जी फुरकान, ठीक, मौसम ठीक वैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। हाँ, 1 घंटे का ना तकरीबन। रीस्केड्यूल कर लें ताकि जितना भी एक्सपीरियंस है उसको इफेक्टिवली शेयर किया जा सके। उस पे हम ये बातें नहीं ना करेंगे, उस पर हम अपने जो स्पीकर्स होंगे उन्हीं को मौका देंगे क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तो बाकी सब बच्चों के माइक हम म्यूट कर दूं ताकि आप इनसे फीडबैक भी ले लें, और ये सेशन जो है ना हम इसका पार्ट 2 रीस्केड्यूल करेंगे अगले किसी हफ्ते में। थैंक यू। तो
आप जी सबका कर बहुत दिए शुक्रिया। माइक्रोफोन अनेबल कर दिए आप सबके। तमाम बच्चों का बहुत शुक्रिया। अगर किसी को का कोई फीडबैक है तो वो काइंडली यहाँ पे शेयर कर दें। हम इंशाल्लाह इस सेशन को, जो हमारे पास 4-5 ब्लाइंड स्पीकर्स थे जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, किसी में ओपन मेरिट पे, किसी में कोटे में अपनी अपनी स्पीड्स जो है ना उस पर क्वालिफिकेशन हासिल की है, तो आप लोगों का कोई फीडबैक है तो दे सकते हैं वन बाय वन। जी तैमूर खान पूछिएगा, आपका अगर कोई तैमूर खान से फीडबैक है ले तो। लेते हैं। तैमूर खान आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। सबसे पहले तो ज़ुहैब भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे जो है वो बड़ा अच्छा लगा यार, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे फैसल सर भी आ रहे हैं, तो मैं तो 9:15 इनका फ़ैन p.m. हूँ जॉब से। अभी तो मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले से इनकी वीडियोज़ देख रहा हूँ। तो थोड़ा-सा रह गया, मैं उनसे सवाल करना चाह रहा था, मुझे वो हैंड रेज़ का बटन नहीं मिल रहा था, तो मैं लेट हो गया उसमें। बहरहाल बड़ा अच्छा सेशन रहा, और अगर ये सेशन कहीं पहले हो जाता तो मुझे जो टाइम लग गया जॉब लेने में, उसमें टाइम ना लगता इतना। बहरहाल बहुत अच्छा मज़ा आया। ये जो स्पेशली जो फैसल साहब का और आपका जो था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं थैंक यू करना था ज़ुहैब आपको, आपकी टीम को। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बस हमें दुआओं में याद रखें हमारी। तैमूर भाई कोशिश है, आप हमारे सीनियर हैं, आपसे हमने सीखा। कोशिश नहीं, ये है नहीं कि यार, हमारे जो पता ब्लाइंड है लोग इंशाल्लाह। इतना पढ़ के, हमारे ब्लाइंड लोग जो इतना पढ़ के फ्री बैठे हुए हैं, उनको किसी न किसी तरफ बिजी किया जाए। सब्जेक्ट की जॉब नहीं आती तो नहीं, अच्छी जनरल बात नॉलेज है, बेस्ड जॉब हाँ। तो ट्राई करें। जी, बहुत अच्छा। जो जो जिस तरह की लर्निंग हुई है, मेरे ख्याल से सबको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। किसी और का कोई फीडबैक जी क्वेश्चन हमसे करना है तो बोल। हमजा इल्ताफ बोलिएगा जी। जी सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल जिन्होंने ये एक बहुत ही खूबसूरत वेबिनार को अरेंज करवाया। और ज़ुहैब भाई से मैं ऑलमोस्ट 1 साल से ज़ुहैब भाई के साथ अटैच हूँ, और इनका जो गाइड करने का तरीका है, ऐसे तरीके से गाइड करते हैं कि दोबारा सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आती। बहुत क्लियरली गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे तो नहीं कुछ आता जाता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर कोई आपका सवाल है तो बताएं। सर सवाल यही मेन मेरा था, जिसकी वजह यार से ये मैं मैं बता रहा हूँ, ज़ुहैब की ज्यादा तारीफ नहीं करनी, मैं जेलस हो जाता हूँ। सवाल मेरा सर इसी हवाले से ही था, यही था कि बीइंग एज अ बिगिनर हमें कौन कौन सी चीज़ों के साथ एहतियात करना चाहिए। जैसे अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट रिसर्च का 1 माह रह गया है, और मेरी जी जी। डिग्री अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ कि आपका ये सवाल सुन लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है ना, कोशिश करेंगे कि हम हाँ जी नेक्स्ट थर्सडे सैटरडे को करा लें। उसमें आपके साथ ब्लाइंड स्पीकर्स होंगे जिन्होंने जॉब में तैयारी करके ली है, तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे। मेरी तो गाइडेंस आप लोगों के साथ रहती है, लेकिन अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता, 5 से 10 लोग होंगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो उसमें कीजिएगा। अच्छा, अभी मुबश्शिर हाफिज मुबश्शिर रसूल का सवाल लेंगे या फीडबैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही? जी आ रही है, आप बात करें। जी सर जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो शायद नहीं, एक आंसर समझ लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वालेकुम सुननी है तो सलाम जी। बाज़ औक़ात ना माइंड में कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। अब इससे पहले एक बात हो रही थी कि तैयारी कैसे की जाए, और सर ने भी बताया कि एक सवाल के से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। सपोज़ हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की 10 नबवी में। अब उससे बंदा सोच सकता है कि 10 नबवी में और क्या-क्या हुआ, और 10 नबवी में अगर हिजरत हुई है तो हिजरत और कब-कब हुई, फिर 10 हिजरी में क्या-क्या हुआ, ये चीज़ें। अच्छा, अब मैं जो चीज़ सजेशन देना चाहता हूँ वो ये कि हमारा ना मुताला बहुत कम हो चुका है। अगर हमें मुसलसल मुताले की रूटीन हो ना, किसी दौर में मेरा ये चीज़ थी, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करते रहना, मुख्तलिफ मतलब उनको स्टडी को एज़ ए टेस्ट के लिए नहीं, वैसे अपने जनरल नॉलेज के लिए अगर हम मुताले की नीयत से इन्फॉर्मेशन हासिल करने की नीयत से स्टडी करें तो इससे नॉलेज जो है ना वो बढ़ता है। लेकिन अगर सिर्फ टेस्ट के लिए तैयारी करें तो वो माइंड में, मेरा ख्याल है, पढ़ने के बाद 10 मिनट बाद भी वो शायद ज़हन में नहीं रहता। तो इस पे मेरा ख्याल है कि थोड़ा-सा
इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। सपोज बुक्स वगैरह को पढ़ना बिल्कुल जो पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उर्दू, मुताले का इंग्लिश, जो मैथ, मतलब रुझान है वो उनको बहुत कम है। एक एक है हम एज ए सब्जेक्ट उसको पढ़ते हैं। कभी कभार हम मुताले के लिए पढ़ें, कोई 7वीं 8वीं की कोई बुक खोल के कभी पढ़ ली, कभी कोई दूसरी कोई जनरल नॉलेज की अखबार वगैरह पढ़ना, न्यूज़ आर्टिकल्स कॉलम्स वगैरह, तो उससे जो है ना वो इंसान का नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। ओके, आपकी सजेशन हमने ले ली और यकीनन लोगों को इस बात से फायदा भी होगा और रुझान वाकई में कम होगा। बहुत शुक्रिया आपका। हसन शहजाद आपने हमें किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा आवाज आ रही है। सब लोगों से दरख्वास्त है कि ब्रीफली जो भी सजेशन देना चाहते हैं, क्वेश्चन फीडबैक, बिल्कुल ब्रीफली विद मिनट कराएं। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ ज़हेब भाई का पर्सनली, क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 3-4 नहीं साल मेरा से कुछ नहीं है भाई, ये टीयर फाउंडेशन का करें जो काम कर रहे हैं। मैं तो नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं तो मुझे मैं ना वही कहने लगा था कि मैं तो पर्सनल कैपेसिटी में आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 4 साल पहले भी आपके पास आया था। उन दिनों आप वहाँ पे सोशल वेलफेयर में होते थे, CSS का कुछ मटेरियल वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ से लेकर अब तक बीच में भी और काफ़ी जगहों पे आपने जिस तरह से मुझे गाइड किया, मैं यानी कि बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जो हमारी साइटेड दुनिया में जो सीनियर होते हैं वो शायद इतना कोऑपरेटिव नहीं होते जितना मैंने ज़ोहैब भाई को इस सिलसिले में कोऑपरेटिव देखा है। ये एक बहुत यूनिक चीज़ है जो मुझे इस कम्युनिटी में एक्सक्लूसिवली नज़र आई। और अभी उसके बाद अभी शेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, जिसको मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह से और कहीं पे बहुत कम हमें काम करने को मिलेगा। और दूसरी जो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आपने एक मुझे और ग्रुप में ऐड किया था, वो जिसमें तैयारी करवा रही थी तो मैम पाक MCQs की, तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज थी। तो इसके साथ साथ अगर आप उस तरह की भी कोई एक्टिविटी दोबारा से ऑर्गेनाइज करवा सकें जो रिवीजन भी हमारे साथ होती रहे, तो वो भी मेरे ख्याल में वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। या अगर यहाँ पर जो कोई दोस्त मुझे सुन रहा है और वो चाहता है कि हम ऐसा कोई मिलकर ग्रुप बना लें, तो हम ये काम कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि नई चीज़ों को सीखने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल शायद मैं इसी फेज से गुजर रहा हूँ कि पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने में मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो ये 2 बातें मैंने करनी चलो थी। बहुत शुक्रिया जी ज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया। ये पर्सनली मैं आपका सजेशन बहुत नोट कर लिया आपने। बहुत शुक्रिया आपका सजेशन नोट कर लिया। इसके ऊपर कोई वर्किंग कर दें। हाफिज मुबशिर रसूल आपने अपना माइक म्यूट कर दें। और सजाद अहमद आपने हैंड रेज किया था, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच सर वेब साहब। सबसे पहले तो मैं खैरियत जो भी कहूँ वो कम है। आपको, आपकी टीम को, फिर फाउंडेशन को, सारे इस मेंबर को सर जज़ाकल्लाह। दूसरी बात ये है सर कि आई हैव बीन कंसर्न विद यू फॉर द एक मिनट ठहरिएगा। एक मिनट वसीम, एक बार सबके माइक म्यूट करो, फिर सजाद साहब आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ लोगों ने माइक म्यूट नहीं रखे हुए तो आपकी आवाज दब रही है। एक बार माइक म्यूट कर दें वसीम साहब के। अब सजाद साहब आप अपना माइक अनम्यूट करके दोबारा से बताएं। खामोशी हो गई है। आवाज आ रही है? ज़ेब साहब थैंक यू वेरी मच। आपका, आप इतना ज़बरदस्त करके टाइम दे रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका और इस शेर फाउंडेशन का। दूसरी बात ये कि वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी स्ट्रगल में हैं, व्हाट दे शुड डू, कि उनके मार्क्स जो है ना वो एक बड़े एज मार्क्स हैं एंड दे हैव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट टू क्रॉस दिस रिज। तो इसके लिए क्या किया जाए? अच्छा देखें सजाद साहब, इसका ये है कि फार आप मेरे से एकेडमिक मार्क्स की बात कर रहे हैं, FA मैट्रिक BS? नहीं सर, रिटन मार्क्स। उसका उसका ये है कि वहां उसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ज्यादा मार्क्स नहीं ले पा रहे, क्वालिफाई नहीं कर रहे इंटरव्यू के लिए, तो फिर आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कहीं ना कहीं जैसे फैसल भाई ने कहा कि आपकी कोई ना कोई चीज तो कमजोर रह जाती है। या तो आप 50-60 सवाल करते हैं और ऊपर वाले सवाल आप पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। 2 चीजें होती हैं,
कि बाज़ औक़ात बीपीएससी में हमें 50-60 सवाल आ रहे होते हैं और 60 के बाद ऊपरले 30 सवाल हम जो है ना वो लगा आते हैं, उनमें से 90% हम गलत कर आते हैं। तो वो मेरिट के करीब पहुँचने के बजाय हम बिल्कुल बॉटम पे चले जाते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको तो देखना होगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। बंदे को पता चल जाता है ना कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे कितना पेपर आता था। तो उस चीज़ को आपको रेक्टिफाई करके फिर करेक्ट करने की ज़रूरत है। जी, ज़बरदस्त। ठीक है? आप अपनी गलती ढूँढें। सब देखें, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी इश्यू को हल करने की कि फ़ॉल्ट ढूँढा जाए, कि फ़ॉल्ट किस स्टेज पे आ रहा है। एक बार अगर आप टेस्ट निकाल जाते हैं तो इंटरव्यू में बड़ा आपके लिए हो जाता है क्योंकि असल गेम इंटरव्यू की होती है। टेस्ट के तो नंबर भी आधे काउंट होते हैं बाद में। आपने 70 लिए हैं तो आपके मेरिट बनाते हुए 35 काउंट होंगे। असल तो आपका 100 नंबर इंटरव्यू का है कि वहाँ पे आप क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो आप कोई गलती कर रहे हैं यकीनन कोई ना कोई मिस्टेक तो हो रही है आपसे, या तो आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है? ज़्यादातर ब्लाइंड लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो 60-65 सवाल करने के बाद ऊपर वाले सारे सवाल गलत कर आते हैं, वो तकरीबन 15-20 नंबर उनके नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। अच्छा ज़ुहैब, मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो गया, तो नाउ हमें जो है ना रैप अप करना चाहिए और जो सेकंड फेज़ है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीक जो है ना वो अरेंज करते हैं। जी, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो ले लें, एक बंदे ने किया था हाथ खड़ा। ज़ुहैब भाई, मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। वो ये कि जो हाँ, अभी आपने वो जो अभी आपने कोर्स का बताया था ना 6th क्लास से लेकर 10th तक, तो जो एक्सेसिबल पीडीएफ्स वगैरह हैं उसकी, वो अगर आप एक लिंक में या चलो ग्रुप में उसका वैसे कर सेंड दें, कर दें, उसको क्योंकि मैं मैंने भी किसी पिछले की दिनों जिम्मेदारी लगा दूंगा। हाँ, वो प्लीज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, बाकी लोग लीव कर दें, किसी का कोई क्वेश्चन आता रुके। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070085.